ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? जी दीदी। जी मैम, जी। आ रहा है। तो सप्तम भाव का जो सूर्य है वो किसी न किसी चिंता से ग्रस्त रहेगा व्यक्ति। पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, के कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, या कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगी। मतलब ना लगन के लिए अच्छा माना गया और ना पति के लिए अच्छा माना गया, मतलब पति पत्नी दोनों के लिए उनके जो है आपस में संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, चिंता की स्थिति पैदा कर सकता है, एक अपमान भी दे सकता है, अपमानित करा सकता है एक दूसरे को एक दूसरे से। ठीक है। और आत्मरत, आत्मरत ऐसा व्यक्ति अपने में डूबा रहता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है, मतलब अपने बारे में, मेरे को नहीं ये मिला, मुझे ये चाहिए, मतलब मेरा पति मुझे ये नहीं दे रहा, मेरी पत्नी मुझे ये नहीं दे रही। इस तरह की एक दूसरे के प्रति महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो इसको दर्शाता है सूर्य यहाँ बैठकर। और वैवाहिक जीवन में दुखी रहता है, क्योंकि आपसी तनाव रहेगा, आपसी झंझट रहेंगे, चिंताएं रहेंगी, एक दूसरे के प्रति महत्वाकांक्षाएं रहेंगी कि इसने मुझे ये नहीं दिया, इसने मुझे वो नहीं दिया, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। अगर किसी अविवाहित की कुंडली है तो विवाह को डिले करता है, और कई बार जो है संबंध विच्छेद का कारण भी बनता है, संबंध विच्छेद से मतलब डाइवोर्स वगैरह का कारण भी बन जाता है। आगे चलते हैं, अष्टम भाव में सूर्य का फल देख लेते हैं। अष्टम में एक तो जैसे ही हम, देखिए ये जो सूर्य के 12 भाव में या किसी भी ग्रह के 12 भाव में जो फल कथन बताया जा रहा है, एक सामान्य है और लगभग सटीक जानकारी होती है। लगभग 90% तो मान के ही चलो, क्योंकि क्या है कि जो ऋषि परंपरा से गुरुजनों को मिला और गुरुजनों से हमको मिला और हमसे आपको मिल रहा है, और आपके अपनी समझ शक्ति कह दो कि आप उस चीज को कितना समझ रहे हैं। तो अगर दो तीन कुछ परसेंट इधर उधर हो भी गया तो 90% सटीक समझ लीजिए। ठीक है, वैसे तो 99% ही सटीक होता है, लेकिन हर किसी की समझ शक्ति अलग अलग होती है। शब्दों का चयन करते वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से वो अपने अंतस में उस चीज को समझ रहा है, तो वो एक भिन्न विषय हो गया। तो लेकिन आप जैसे ही सूर्य को अष्टम में देखेंगे तो आप एक बार में कह सकते हैं कि व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है, धर्म विरुद्ध जा सकता है, कुछ ऐसे कार्य करेगा जो अधार्मिक होंगे। अधार्मिक से मतलब है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुप्त भाव है अष्टम भाव, तो व्यक्ति क्या करेगा, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, या आपस आपस में भी वो मतलब चीजें नहीं बताएगा, गुप्त रखेगा चीजों को। सपोज मानो पत्नी है चोरी से धन जोड़ रही है, या पति है कहीं और खर्च कर रहा है, या पत्नी है वो कहीं और जो है धन को व्यय कर रही है लेकिन पति को नहीं बता रही है। ठीक है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, यानी अष्टम का जो सूर्य है व्यक्ति को अधार्मिक या मतलब अनैतिक कह दो इसको, लेकिन गुप्त तरीके से जिसका किसी को पता नहीं, इस तरह के कार्य वो अधार्मिक कार्य करेगा जो गुप्त हो। जैसे कि धन छुपाना हो गया, एक उदाहरण दे दिया मैंने, या और भी कुछ हो सकता है कि वो चोरी करता है, बताता नहीं है सही बातों को। भाई ये कौन कॉल कर रहा है इस समय? उनको मैसेज कर देते हैं, अन्यथा समस्या हो जाएगी। चलिए, उनको समझ नहीं पड़ेगी क्या? चलिए, कहाँ थे हम? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़े। जी दीदी। जी। तो व्यक्ति को धैर्यहीन बना सकता है, निम्न बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होगी तभी तो वो अधर्म के पथ पर चलेगा। और अष्टम भाव जो है पिता से प्राप्त होने वाली विरासत को भी दर्शाता है, यानी पिता से कोई धन प्राप्त हो सकता है। क्रोधी होगा, चिंता चिंता युक्त होगा और पितरोगी होगा। देखिए वैसे तो ये कहते हैं कि सूर्य और चंद्र माता और पिता हैं, तो इन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता।
तो अष्टमेष्ट का तात्पर्य हुआ कि अष्टम में कोई सूर्य या चंद्र की राशि बैठी है तो वो उतना दुष्प्रभाव नहीं देगी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ग्रह अष्टम में बैठ गए तो वो प्रभावित करेंगे। ठीक है, यानी अष्टमेश का दोष नहीं लगता ऐसे मतलब अगर राशि बैठ जाएगी तो इतना तो प्रभाव नहीं देगा, दुष्प्रभाव नहीं देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो माता और पिता है, माता और पिता बच्चे की कभी हानि नहीं करेंगे। लेकिन अगर सूर्य और चंद्र बैठ गया तो जातक को कष्ट होगा, पिता से संबंध मतभेद करा देगा। सूर्य अष्टम में है तो अधार्मिक बना देगा, गुप्त तरीके से वो अधार्मिक कार्य करता हुआ दिखाई देगा, चिंता युक्त होगा। ठीक है, और कुछ इस तरह के करते अवश्य करेगा कि धन छिपाना, चीजों को छिपाना और बताना ना, चोरी चकोरी से कुछ काम करना किंतु उसका उसका किसी को पता ना होना, इस तरह के कार्य। और पित्त रोगी बनाता है। आगे चलो जी, नवम भाव में सूर्य का फल देखो। नवम में सूर्य का फल अच्छा कहा गया है क्योंकि एक तो नवम भाव पिता का कारक भी है। नवम और दशम को पिता का कारकत्व दिया गया है, और नवम भाव धर्म का भी है तो गुरु का को भी कारकत्व दिया गया है। तो नवम में सूर्य का और गुरु का फल बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम में क्योंकि धर्म का भाव है तो व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है। और उसके वो चतुर भी होता है बहुत। चतुर से मतलब कार्य करने का कौशल, वाक्पटुता होती है, किसके सामने क्या और कितनी बात करनी है, कैसे पेश आना है, अपने काम को करने में बड़ा कुशल होता है, मतलब चतुर होता है संबंधों को संभालने में। धर्म का प्रतीक है क्योंकि सूर्य, गुरु और केतु को धर्म का प्रतीक माना गया है। जहां ये है और शुभ स्थिति में है तो वहां धर्म आपको दिखाई देगा। व्यक्ति धार्मिक कृत्य करेगा, धर्म के प्रति उसकी आस्था होगी और वो धार्मिक लोगों की सेवा करता हुआ दिखाई देगा, या धर्म को विशेष महत्व देगा, क्योंकि धर्मो रक्षितो रक्षितः। धर्म की आप रक्षा कर रहे हैं तो धर्म ही आपकी रक्षा करता है। हमारा सच्चा साथी हमारा धर्म ही होता है। संकट पड़ने पर हमारी वही सहायता करता है। हम कहते हैं माता अच्छी, माँ मम्मी आ गई साथ में, भाई आ गया, मौसी आ गई, लेकिन ये सब हमारे धर्म से संचित है, जो भी हमारे संबंध है या कुछ भी है। ठीक है, तो व्यक्ति धार्मिक कृत्य करेगा, धर्मात्मा होगा, व्यक्ति चतुर होगा, वाक्पटु होगा। और लेकिन यहाँ बैठा हुआ सूर्य भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता। अब आप देख लीजिए, जैसे छठे का सूर्य मामाओं के लिए अच्छा नहीं है, इसी प्रकार जो नवम का सूर्य है भाइयों के लिए अच्छा नहीं है। उसके भाई को कोई ना कोई कष्ट पीड़ा रहेगी। वैसे व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है सूर्य। या उस तरह की कुछ ऐसी विद्या भी दे सकता है, जैसे कि चिकित्सक में उसको, जैसे एक तो होता है चिकित्सक, एक होता है धर्म चिकित्सक। मतलब में उसके उस इलाज में सवाब है, मतलब कहते हैं ना कि दैवीय कृपा है, कि अगर उसके पास व्यक्ति जा रहा है तो चाहे उसने राख की पुड़िया भी दे दी वो काम कर जाएगी। तो ऐसा चिकित्सक बनाएगा। अगर यहाँ चंद्रमा, क्योंकि ये धर्म का भाव है, तो यहाँ चंद्रमा हो और शुक्र हो, मैंने पूर्व की कक्षा में बताया, एक आयुर्वेदक चिकित्सक बना सकता है। धर्म से जुड़े ऐसे कार्यों को करेगा जो एक जिसपे दैवीय कृपा ऑलरेडी होगी। लेकिन भाइयों के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये बता दिया गया। बाकी यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। नवम में सूर्य हो तो जातक साहसी होगा, ज्योतिषी होगा, ज्योतिषी होगा, हाँ ये बात ठीक है। सदाचारी होगा, तपस्वी होगा, वाहन सुख, भृत्य सुख पिता के लिए अशुभ होता है, अपने बड़ों के लिए अशुभ होता है। भाइयों के लिए तो निश्चित होगा, और पिता के लिए मतलब पिता के संबंधों में मतभेद करा सकता है, ये कह सकते हैं। लेकिन भाइयों के लिए तो अशुभ है, ऐसा गुरुजनों का वचन है। और आप ये कुंडली में देखिएगा। तो यहाँ से जो हमें लेना है वो सिर्फ के ज्योतिषी हो सकता है, साहसी होगा, सदाचारी होगा, तपस्वी होगा, भाइयों का सुख होगा पर भाइयों को कष्ट होगा, भाइयों को मतलब कोई ना कोई कष्ट लगा रहेगा। इस प्रकार से हम इतना इतना ही लेते हैं जितना गुरुजनों ने बताया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तब ग्रहण करें जब आप व्यवहार में देखें, या फिर आप मूल पुस्तकों से पढ़ें, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ज्योतिष शास्त्र की, जिन पर विचार किया जा सके कि हाँ हमने एक प्रामाणिक पुस्तक से उठाया है। आगे चलते हैं। दशम भाव में सूर्य को अच्छा बताया गया है। ऐसा व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार काम चलता रहता है, क्योंकि सूर्य है दशम भाव में, क्योंकि वहां पर उसका कारकत्व भी है, पिता का भी भाव है।
और क्योंकि सूर्य के पास कारकत्व क्या है, प्रथम भाव है, दशम भाव है, ये इसका कारकत्व क्षेत्र है, और नवम भाव है। यहाँ पर सूर्य इतना बुरा फल नहीं देगा, मतलब बुरा फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा, और सूर्य धर्म का प्रतीक है। तो अगर व्यक्ति, बस इतना ध्यान रखना चाहिए, जहाँ सूर्य बैठा है, जहाँ केतु बैठा है, जहाँ बृहस्पति बैठा है, धर्म से जुड़े, या शुक्र भी बैठा है, तो धर्म से जुड़े कार्य करें, मतलब कर्म को धर्म के रूप में करें, उस भाव से संबंधित। अगर भाव है धर्म का त्याग करेगा तो परेशानी में आ जाएगा। तो ऐसी दशम भाव में सूर्य है, वैसे तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा का जैसे सुख को भोगता है, अच्छी जॉब लग सकती है, अन्य स्थिति ठीक हो तो, अन्य ग्रहों की स्थिति ठीक हो, सूर्य अच्छी मजबूत स्थिति में हो, लगन मजबूत हो, भाग्य बली हो, ठीक है, तो इस प्रकार से वो दिखाता है कि भाई प्रशासनिक लाभ प्राप्त करेगा, प्रशासनिक सेवा में जाएगा, पिता से उसको लाभ होगा, और अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ बता दिया, जातक प्रतापी होता है, व्यवसाय कुशल होगा। व्यवसाय कुशल से मतलब कोई योजनाएं बना के काम नहीं करता, पर धीरे धीरे सीख लेता है, और उसका काम चलता रहता है। मतलब सूर्य अगर जिसके दशम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, ठीक है। और उसका काम चलता रहेगा, उसे कहीं ना कहीं से ऐसा लाभ प्राप्त होता रहेगा कि हाँ भाई उसका काम हो रहा है, बिना योजनाएं के काम करेगा, पर वो धीरे धीरे सीखता रहता है, योजनाएं कम बनाता है, बल्कि ये कहो योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका काम अपने आप होता रहता है, और धीरे धीरे अनुभव से सीखता रहता है। राजमान्य लब्ध प्रतिष्ठ, राजाओं से ख्याति मिलती है, उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अगर अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति जैसे कहते हैं उच्च का बैठा है, शुभ दृष्टि संपन्न है, अच्छे ग्रहों की युतियों के साथ है, वगैरह वगैरह। राजमंत्री उदार, ऐश्वर्य संपन्न और लोकमान्य होता है। लोकमान्य मतलब लोक में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अपने कार्यों के द्वारा, धर्मयुक्त कार्य करके, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पर व्यक्ति को कोई ना कोई काम मिल जाता है, और उसका काम चलता रहता है, और उसे भाग्य से कह दो, या पिता की सपोर्ट से कह दो, या ये कह दो कि यहाँ पर इस सूर्य का यही फल बताया गया है कि वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, सरकार से किसी ना किसी प्रकार सम्मान मिलेगा, ख्याति उसको अवश्य प्राप्त होगी, और इस प्रकार से वो एक प्रशासनिक स्थिति में दिखाई देगा, और बिना योजनाएं बनाए वो अपने कार्य करता है। ज्यादा हम जैसे मतलब सामान्य व्यक्ति क्या योजना बनाएगा, अरे सफलता हासिल करनी है, ऐसे करना है, क्यों योजना नहीं बनाएगा, उसका काम चलता रहेगा। आगे चलते हैं, 11वें का सूर्य। 11वें का सूर्य वैसे तो अच्छा है, जातक को धनी बनाएगा, बलवान बनाएगा, सुखी बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा, तपस्वी बनाएगा, कुछ कार्य कुशल बनाएगा, मितभाषी, सदाचारी, योगी, किंतु अल्प संततिवान और उधर रोगी बनाता है, क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि पंचम में जा रही है, ठीक है, तो संतति को प्रभावित करेगी। सूर्य एक क्रूर ग्रह में आता है। दूसरा, उधर पर जा रही है, पेट के स्थान पर जा रही है, ठीक है। अगर अशुभ और भी वहां भी पंचम में भी स्थिति खराब है, तो इस तरह की पीड़ा हो सकती है कि अल्प संततिवान हुआ, उधर रोगी हुआ। अगर कोई शुभ दृष्टि नहीं जा रही पंचम पर, या पंचम में भी प्लेनेट की स्थिति अशुभ है, तो अशुभ और अशुभ ग्रहों की युति और भी अशुभ कर देती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर व्यक्ति को इतना प्रतापी बना देगा एक 11वें भाव में। प्रतापी से मतलब उसका खुद का एक ऐसा वर्चस्व होगा कि उसके शत्रु उससे डरेंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी डिपार्टमेंट में, अरे वो तो इधर ही आ रहा है, जरा ध्यान से, अरे संभल कर चलो, अच्छा नहीं ऐसे ठीक से करो, कहीं वो कुछ ना कहे, ठीक है। तो मतलब उसके जो शत्रु हैं अपने आप उससे भय खाएंगे, चाहे उसने कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, तो इतना प्रतापी और उसका वर्चस्व वाला बना देगा 11वें भाव का जो सूर्य है, कि उसके जो शत्रु हैं खुद ही उससे खौफ खाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी उसको लाभ तो देगा ही, सूर्य लाभ भाव में तो कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छा ही फल देगा। धर्म धर्म व्यक्ति को धर्मात्मा होगा वो, जो क्योंकि धर्म का प्रतीक है सूर्य। चलिए जी, 12वें भाव का जो फल है कोई अन्य पढ़े, जरा 1 मिनट, मैं आती हूँ अभी। 12वें भाव में सूर्य हो तो जातक वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी, आलसी,
उदासीन, परदेशवासी, मित्र द्वेषी एवं कृश शरीर होता है। जी धन्यवाद भारती जी, मैं पढ़ती हूँ। देखिए 12वीं में सूर्य का जो फल गुरुजनों द्वारा बताया गया है मैं वो बता देती हूँ। 12वीं में जिसका सूर्य होता है ना, तो ऐसे जातक का धन खोने का भय रहता है। 12वीं के सूर्य का फल अच्छा नहीं है। व्यक्ति जो धन कमाता है कोई ना कोई उसका धन हड़प लेता है। आप ऐसे समझ लिए व्यक्ति विदेश जाएगा, बाहर जाकर काम करेगा, लेकिन वहां उसके धन की हानि होने की संभावना रहती है। कोई उसके मित्रगण है या ऐसे जातक जिसके 12वीं में सूर्य है, कोई भी घर आ जाएगा उधार लेने, लेकिन देगा नहीं, उसका धन कहीं ना कहीं मारा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए, हम उसको सलाह दे सकते हैं कि भाई देखो तुम विदेश मत जाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तुम धन तो कमा लोगे पर वो धन तुम्हारे किसी काम नहीं आना। या किसी को धन मत देना, अपना धन सुरक्षित रखना। अब ऐसे लोगों को बहला फुसला कर, जैसे कि घर में ही आ गए, उधार मांग लिया किसी दोस्त ने पर दिया नहीं, मानो उस व्यक्ति ने कहीं काम किया तो उसका काम की धनराशि उसको नहीं मिली, तो इस प्रकार उसके धन की हानि होती रहती है। तो 12वें जिसका सूर्य हो उसको सर्वप्रथम तो ये बताओ कि भाई अपना धन किसी को देना मत, सुरक्षित रखना। दूसरा, उसे विदेश जाने से भी कोई लाभ नहीं होना, आप ये बात भी बता सकते हो। तीसरी बात, उसके नेत्र संबंधी कोई ना कोई विकार, मानो कभी चोट या दुर्घटना हुई या वृद्धावस्था आई तो उसकी इस वाली आंख पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा। क्योंकि यहाँ बैठा सूर्य ये दिखाता है आई आई संबंधी, इस वाली मतलब जो लेफ्ट आई है उससे संबंधित कोई ना कोई उसको चोट दुर्घटना, या इस पर कोई ना कोई जीवन में ऐसा प्रभाव जरूर आएगा जो इसकी आंख को इफेक्ट करेगा, मतलब चोट कर सकता है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो जो है, हाँ, संबंधों को खराब करता है। जो हमारे जो 12वां भाव है हमारे बाहरी संबंधों का है, दूर के रिश्तेदारों के संबंध हो, विदेशी संबंध हो, या हमारे बहुत दूर के कांटेक्ट जो हमारे जन्म स्थान से दूर के हों, तो उन संबंधों को भी खराब कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी संबंधों से बचना चाहिए, अपनी आंख का ध्यान रखना चाहिए, सिर के इस भाग का ध्यान रखना चाहिए, अपने धन की सुरक्षा करनी चाहिए। और अगर लग्नेश होकर 12वें में बैठ गया तो लग्न की भी हानि कर देगा, और लगन कौन है? जातक स्वयं है। ठीक है, तो ये तो गुरुजनों द्वारा बताया गया था। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। वाम नेत्र रोगी होगा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मस्तक रोगी मतलब मस्तक का यहाँ इस हिस्से पे चोट लग सकती है, अगर राहु की दृष्टि चली गई तो समझ लीजिए। यानी कहीं ऊंचाई से व्यक्ति गिरा, या कोई अगर मंगल इत्यादि की भी दृष्टि पड़ गई, या दृष्टि मतलब कोई बुरी ग्रहों की युति बन गई, तो बुरे और बुरे ग्रहों की युतियां क्या करेंगी? और भी बुरा कर देंगी। उसके बाद आप देख लीजिए, उदासीन होगा। उदासीन से मतलब एक अंदर खालीपन सा होगा ऐसे व्यक्ति के, जीवन के प्रति उदासीनता का भाव। ऐसा नहीं कि उसके जीवन ही उदासीन होगा उसका, ऐसा नहीं कि उसके भाव ऐसे होंगे। सूर्य का 12वें घर में जाना ये दिखाता है कि व्यक्ति उदासीन है, मतलब अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ के प्रति। क्योंकि सूर्य 12वें घर में जा रहा है तो समझ लो पिता से भी मतभेद है, पिता से कुछ मिला नहीं। ऐसे ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है 12वें घर में सूर्य, जिन्हें पिता से कुछ हानि हुई हो, पिता से प्रॉपर्टी में कुछ ना मिला हो, या पिता ने बचपन में छोड़ दिया हो, या पिता ने कुछ पालन पोषण में सहयोग ना किया हो, तो बहुत बड़े उस डिस्टेंस को दिखाता है पिता से। तो ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रति उदासीन होगा। वही बचपन से उसने ये सब सफर किया, तो उसे वो हैप्पीनेस मिलने में, मतलब हैप्पीनेस मिलेगी ये कहना मुश्किल है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि भाई धन है तो वो कुछ छिन गया, बाहरी संबंध है वो सब खराब है, पिता है उससे संबंध नहीं बन रहे, जीवन में उसने बचपन से भूचाल देखा है, तो ऐसी स्थिति में वो उदासीन भाव उसके मन में रहेगा। वो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए इधर उधर भागेगा। परदेशवासी, लेकिन परदेश जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि सूर्य 12वें में बैठा तो दिखा रहा है कि व्यक्ति चाहे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाएगा जरूर विदेश में। अब चाहे वो वहां पे हानि कमाए, चाहे वहां पे वो लॉस हो, लेकिन वो जाएगा जरूर। मित्र द्वेषी और कृष शरीर वाला, हाँ, जिसका 12वें सूर्य होता है व्यक्ति इकहरे शरीर का होता है। और मित्र द्वेषी तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो बाहरी संबंध है,
उससे उसकी नहीं पटती या उसमें उन संबंधों को खराब कर देता है। तो हमने 12 भावों में सूर्य देव के फल का कथन करा। क्या हम चंद्रमा पर चलें? जी, कृपया बताएं। क्योंकि हमारा चंद्रमा ही रह गया है, ठीक है। 12 भाव में सूर्य, अब चंद्रमा के बाद जो है ना हमने मंगल से करा दिया था। और उसके बाद तो अब हमारी जो आगे की दृष्टियां या अन्य प्रकार के 12 भाव की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताते हुए फिर हम जो है योगों की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आज हम चंद्रदेव को और बस जो रह गया हमारा उसको भी कर लेते हैं जितना हो पाएगा। बताइएगा, कराएं? अरे जी भाई कोई दीदी। बोलो। हाँ जी, जी आगे मैम। बढ़ते हैं। जी मैम, कराइए। ठीक है जी, तो हम चंद्रमा को देख लेते हैं, 12 भावों में चंद्रमा का फल। देखिए, जो गुरुजनों ने बताया था वो बता देती हूँ आपको। चंद्रमा लगन में अच्छा नहीं बताया गया। वैसे कर्क का हो तो अच्छा होता है, मेष का है तो अच्छा होता है, वृषभ का है तो अच्छा होता है। ये एक अपवाद है। लगन में चंद्रमा मेष राशि का है तो अच्छा होगा, वृषभ का है तो अच्छा होगा, कर्क का है तो भी अच्छा होगा। बाकी अन्य किन्हीं किन्हीं भी राशि पे चंद्रमा बैठा है लगन में तो अच्छा नहीं बताया गया। अब क्यों अच्छा नहीं बताया गया, उसका फल क्या होगा? खासकर जब लगन में शनि अस्त होता है तो व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। पेरेंट्स कहते हैं जी मैं तो आवाज देता रहता हूँ, बच्चा सुन ही नहीं रहा। अब पेरेंट्स के हिसाब से तो ये है कि भाई बच्चा सुन नहीं रहा, बट एक्चुअल में उसे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसे आवाज सुनाई नहीं, उसे उसका ध्यान कहीं रहता है कह दो या कुछ भी। तो शनि अस्त होने पे ये स्थिति बनती है। बाकी चंद्रमा अगर लगन में है तो व्यक्ति ऊंचा सुनेगा। ये देखना, आप कुंडलियों में देखना, चेक करना, जिसके लगन में चंद्रमा है उसे बहुत ऊंची आवाज में सुनाई देता है। हाँ, लेकिन मेष, वृषभ और कर्क राशि का चंद्रमा अगर लगन में है तो वो उत्तम फल देगा। ठीक है, यहाँ ये गुरुजनों की बात बता दी। आगे चलते हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो जातक बलवान होगा, मनोबल से मजबूत होगा भाई। क्योंकि अगर हाँ वृश्चिक का है, नीच का है चंद्रमा तो मनोबल खराब कर देगा। वो तो चंद्रमा को तो हम अलग प्रकार से देखते हैं ना। पक्ष बली चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो जैसे कृष्ण पक्ष की दशमी से इस प्रकार से हम देखते हैं। तो लेकिन उच्च और नीचे अवस्था को भी देखते हैं। लेकिन वैसे जो इन राशियों का चंद्रमा है तो अच्छा होगा। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले लिया, लगन में चंद्रमा है तो मनोबल बड़ा स्ट्रांग था। ठीक है, सुखी होगा व्यक्ति, स्थूल शरीर होगा, गान वाद्य प्रिय संगीत प्रेमी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, व्यवसायी होगा, उदार होगा, धनी होगा और विद्वान होता है। लेकिन इसके अलावा जो गुरुजनों का बताया है, हम जो एक सूत्र आपको दिया गया उसको इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी लगन में जो चंद्रमा के खुद के गुण हैं वो तो होंगे ही। वही जातक जो है विद्वान है, संगीत प्रिय प्रेमी है, ऐश्वर्यशाली है। व्यवसाय को भी हम चंद्रमा से देखते हैं। स्थूल काय को बृहस्पति और चंद्रमा से देखते हैं। एक दृढ़ और मजबूत शरीर को जो हम देखेंगे। और आभा, जो चेहरे की आभा है उसको भी हम चंद्रमा से देखते हैं। क्योंकि चंद्रमा जहाँ है वहाँ सुंदरता तो है। स्त्रियों के प्रति मतलब स्त्रियों से घिरा रहता है व्यक्ति, या उस वो खुद स्त्रियों के पास जाएगा या स्त्रियां उसके आसपास रहेंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति है चंद्रमा की। तो लगन में चंद्रमा का फल आप इतना समझें कि व्यक्ति ऊंचा सुनेगा। और इन राशियों पे है, जैसे मेष का है, वृषभ का है और कर्क का है तो अच्छा फल देगा। उसके अलावा कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है क्योंकि हम चंद्रमा को अलग से देखते हैं। देखिए, अभी मैं एक आलेख पढ़ रही थी। आप भी कभी सर्च करिएगा विनय झा के नाम से, इंग्लिश में फेसबुक पर टाइप करना विनय झा। कभी उनका आर्टिकल पढ़ना आप। हर व्यक्ति उनका आर्टिकल नहीं पढ़ सकता, इतना डीप स्टडी लिखते हैं। वो कहते हैं आजकल जो पाश्चात्य मतलब पाश्चात्य कह दो या जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर हैं विंशोत्तरी दशाओं को ही देखते हैं और कह देते हैं पाराशर्याष्टोत्तरी दशाएं नहीं मानी। लेकिन आप देखिए, अगर आप सटीक फल कथन की ओर चलना चाहते हैं तो केवल लगन से नहीं बता सकते आप। लगन आपको 40% 50% बता देगा, लेकिन आपको और चीजें देखनी होंगी तभी आप डीप में जाएंगे। कई बार लगन से तो दिख रहा है, इजी इजी सा दिख रहा है, कुछ ग्रह ठीक से बैठे हैं तो दिख गए आपको। लेकिन कई जन्म पत्रियां ऐसी होती है ना, ग्रह ही कुछ अलग थलग बैठे हैं कि आप गैस ही नहीं कर पा रहे।
20 मिनट हो गए आपको, आप ये समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे एनालाइज करें, तो वहां पर हमें चलित चार्ट का सहारा लेना जरूर चाहिए। आप कभी विनय झा के का आपको टाइप करिएगा इंग्लिश में लिख करके फेसबुक पे, तो आपको उनका वो दिखाई देगा। उनके आर्टिकल पढ़ना, बड़े अच्छे लिखते हैं वो, मतलब हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता उनका आर्टिकल। वो सारी वो आजकल के जो करते हैं ज्योतिषी, उससे अलग लिखते हैं, डिफरेंट टाइप का। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय भाव का चंद्रमा हो, परदेशवासी होता है, भोगी, विलासी, सुंदर, मृदुभाषी, भाग्यवान, सहनशील, शांति प्रिय होता है। दूसरा चंद्रमा अच्छा फल देता है, एक तो व्यक्ति को धन देता है, फिर मृदुभाषी बनाता है, और ऐसी मधुर वाणी बोलने वाला होता है। अगर पुरुष जातक है तो, और स्त्री जातक है तो स्त्रियों के प्रति धन खर्च करता है, उसका जो धन है वो स्त्रियों पर खर्च करता है। पुरुष जातक हो तो भी, और महिला भी होगी तो भी उसे स्त्रियों स्त्रियों के प्रति एक मतलब ये नहीं कहेंगे कि एक आकर्षण, या एक स्त्रियों से घिरा रहेगा ऐसा व्यक्ति। और पुरुष जातक है तो महिलाओं पर धन खर्च करेगा। मृदुभाषी, क्योंकि वो भाव जो है मुख का भी दर्शाता है, तो मधुर बोलने वाला, संगीत प्रेमी, गाने वाला, गीत गाने वाला, ठीक है। और परदेशवासी, भोगी, भोगी भोगों में रुचि होगी। किंतु चंद्रमा का एक स्वभाव है शांति प्रिय, सहनशील, व्यक्ति को बनाता है। प्रीति जी सही चल रहे हैं? क्या आप जुड़ी हैं हमारी कक्षा में? हाँ जी, हाँ जी, अंजलि जी। जी। चलिए कुछ। मृदु हाँ, भाषी वाणी का होता है, और जो और प्रजन शक्ति को चंद्रमा प्रजन शक्ति को मजबूत